और 4 रन हासिल हो गए और इस तरह से HBL PSL 11वें सीजन के चैंपियन बन गए पेशावर ज़ल्मी। शानदार परफॉर्मेंस, 5 विकेट से यह मैच जीता और अपने नाम किया। 2017 के बाद अब 2026 में दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका। जब इन्होंने इस HBL PSL का आगाज किया तो वो भी चैंपियंस की तरह था। 214 रन चेज किए इन्होंने रावलपिंडी के खिलाफ और इस टूर्नामेंट का इख्तिताम इन्होंने किया चैंपियन बन के। और सारे HBL PSL में इन्होंने फर्क दिखाया कि ये बहुत बेहतर टीम है और ये इस ताज के हकदार थे। शानदार फायरवर्क्स के बीच पेशावर ज़ल्मी का पूरा स्क्वाड इस वक्त बीच मैदान में मौजूद है। Mr. Mohsin Naqvi, Mr. Salman Nasir and Mr. Sultan Ali Alana will now present the HBL PSL Winners Trophy to Peshawar Zalmi and their captain Babar Azam. The glittering gold, the sparkling diamonds to a team that has outshined in this tournament. Peshawar Zalmi become the second winners in their time at the HBL PSL, 2 times champion. Babar Azam, a first-time captain, lifting that beautiful trophy as a franchise winner. Amazing scenes. The Zalmi second-time champions. 2017 was the last time they won it. Thoroughly. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट में खुश आमदेद। मैं हूं आसिफ खान और पेशावर ज़ल्मी की झलकियां आप देख रहे थे। ज़ल्मी PSL के लेटेस्ट एडिशन 2026 के विनर्स के तौर पर सामने आए। बिलाशुबा बहुत शानदार परफॉर्मेंस। टूर्नामेंट के शुरू से एक मैच सिर्फ ये हारे हैं। एक मुकाबला इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ नहीं हुआ था तो एक पॉइंट वहाँ मिला, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट दे प्लेड लाइक चैम्पियंस। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस, उनके रन सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट में, और टूर्नामेंट की जो हिस्ट्री है उससे भी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी जॉइंट खिलाड़ी बन गए। लेकिन शानदार परफॉर्मेंसेस की जितनी बात की जाए कम है। आज के प्रोग्राम में हम इसी सारी सूरत हाल का अहाता करेंगे। फाइनल खेला गया हैदराबाद किंग्समैन एंड पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। हैदराबाद किंग्समैन ने पहले बैटिंग की और स्कोर नहीं बना सके। 129 रन बना के हैदराबाद किंग्स की बारी का इख्तिताम हुआ। उसको जवाब दिया, बहुत उम्दा जवाब दिया पेशावर ज़ल्मी ने। गो के उनको भी झटके लगे थे, 4 विकेटें उनकी गिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप ने उनकी जो मुराद लेकर वो आए थे इस PSL में उसको पूरा किया। उसके बाद तमाशाइयों का बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई, रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स वर प्रेजेंट अराउंड द स्टेडियम 32,461, ये भी रिकॉर्ड है। उसके अलावा भी इसमें रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम खासे रिकॉर्ड बने हैं। सब पे हम बात करेंगे। वो चैम्पियन कप्तान होने का एजाज़ हासिल किया। इससे पहले इमाद वसीम, रिजवान, शादाब, हारिस, हमारे जो बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, सब जीत चुके हैं। तो बाबर आजम के नाम भी एक बहुत अच्छी चीज़ आई है जो उनको मुमताज़ बनाती है। शानदार परफॉर्मेंस बाबर ने दी, इसमें कोई शक नहीं है। आज प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हमारा पुराना मेहमान, एक गैप के बाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज, तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरे का भी तारुफ करा लूँ पहले, उसके बाद दूसरे का पहला करा ले, बाद मेरे पास बहुत बातें करने की, बहुत बातें हैं। उनके साथ जो बैठे हैं वो आप उनको रोज़ाना हमारे प्रोग्राम में देखते हैं। अब्दुल गफ़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ल्मी शर्ट, थोड़ा बायस्ड हूँ मैं आज इस मामले में। वाले मुझे लगता है कि सबसे पहले डेरा मुबारक शाह, और मेरी पर्स तो बस इतनी है, लेकिन बहुत बहुत मुबारक पेशावर ज़ल्मी और उनके पूरे फैंस को। 9 साल इंतज़ार किया जी। जी तनवीर साहब, आपको मुबारक। देखिए सबको मुबारक, सिर्फ मुझे नहीं। नहीं, आपको मुबारक हो, आप ज़ल्मी के जितने सपोर्टर हैं। देखिए ये मेरे ख्याल में लोग सोचते हैं ना कि हम ज़ल्मी के सपोर्टर हैं सिवाय बाबर आजम की वजह से, लेकिन हम सपोर्ट सबको करते हैं। हमने क्या कम सपोर्ट की है? शाहीन को हमने सपोर्ट नहीं, अभी फिलहाल टीम्स की बात हो रही है। वो शादाब को सपोर्ट करने वाले, शाहीन की टीम अलग है, शादाब की टीम अलग है। मैं वो कह रहा हूं, शादाब को और सलमान को सपोर्ट करने वाले आज शो में नहीं हो, जब आएंगे तो फिर बात करेंगे। ठीक है, तो बात ये है कि अब जिस तरह हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं, हैदराबाद ने जिस तरह स्टार्ट किया, बहुत बुरा स्टार्ट,
मतलब यानी अच्छा चले स्टार्ट किया आपने, हर बात की, टीम को हमने टॉस- सपोर्ट किया यार। टॉस जीतने के बाद चले आपने बात शुरू कर दी, टॉस जीतने के बाद हैदराबाद को मौका दिया मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी ने कि आप बैटिंग करें। एक इतना बड़ा फाइनल, इतना बड़ा क्राउड, सबसे बड़ा क्राउड, उसने बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी पेशावर ज़ल्मी को पहले? देखिए बिल्कुल इस पे डिबेट काफ़ी हुई थी कि बाबर को पहले जो है वो बैटिंग करनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, बड़ा मैच है, एक फाइनल है, उसमें आप जितने ज़्यादा रन्स बोर्ड पे लगाते हैं तो टीम पे प्रेशर आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हालांकि बाबर ने टॉस के टाइम ये बात भी की थी कि विकेट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, हल्की सी घास लग रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले 6 ओवर का एडवांटेज लेंगे। और ये जो विकेट थी, ये याद रखिएगा, पूरे पीएसएल में ऐसा विकेट कहीं नज़र नहीं आया जहाँ पे फास्ट बॉलर्स का बॉल स्विंग भी हो रहा हो, सीम भी हो रहा हो। पूरे पीएसएल में ऐसा नज़र नहीं आया, डिफरेंट था। लेकिन उसके बाद बाबर ने टॉस जीत के जब फील्डिंग की और साथ में स्पिनर से बॉल करवा दी, ये बड़ी हैरानगी हुई कि अगर थोड़ा सा घास है और बॉल स्विंग सीम भी होगा तो उसमें फिर स्पिनर का कुछ बनता नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद देखिए ये सिर्फ बाबर का फैसला नहीं होगा, ये गिब्सन का भी फैसला है। फिर जाहिर बात है मोहम्मद अकरम भी वहाँ पे हैं, अजहर महमूद है वहाँ पे, तो मिसबाह है वहाँ पे, उन सब के हो सकता है, अली है वहाँ पे। हाँ उन सब का हो सकता है इन सब का फैसला हो। अजहर अली का नाम मैं इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि मेन जो कोचिंग स्टाफ जिनका प्लेइंग 11 ये खिलाना, उसमें ये अकरम, मोहम्मद अकरम या बाबर या गिब्सन या अजहर महमूद, ये इनकी इनपुट ज़्यादा हो सकती है। तो उस पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने फैसला किया हो कि जल्दी आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि हैदराबाद के पास आप देखें उस्मान खान के अलावा कोई ऐसा प्लेयर पूरे हैदराबाद की तरफ से नज़र नहीं आया कि जिसने एक प्रेशर डाला हो, जिसने एक रन्स किए हो। मेरा ख्याल है ये वाहिद प्लेयर था जिसने 300 रन किए होंगे, बाकी कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। आप साइम को देख लें, फॉर्म आएगी वापस, कुछ भी नहीं हुआ, वही फॉर्म चल रही है। हैदराबाद के बाद हम डिटेल में तो करेंगे। मतलब ये रीज़न था मेरे ख्याल में उसको टॉस जीत के पहले फील्डिंग अच्छा, आपने भी देखा टॉस जीत के पहले फील्डिंग की नाहिद राना जो कि एक खौफनाक फास्ट बॉलर है, नो डाउट, उसको 5 ओवर नहीं लेकर आए, जैसे उन्होंने कहा इफ्तिखार से बॉलिंग करा ली। तो वो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मिस ट्रिक हुई बाबर से। इन दोनों टीमों का आसिफ भाई जो लास्ट मैच हुआ था ना कराची में, हम साथ देख रहे थे, आपको याद होगा मीडिया बॉक्स में, जब इफ्तिखार ने पावर प्ले में 4 आउट किए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर कहीं बाबर या ज़ल्मी की मैनेजमेंट के ज़हन में थी कि एक मरतबा ऐसा हो चुका है, थोड़ा सा शायद उन्होंने मैचअप की तरफ भी गए होंगे, चूँकि साइम और मास सदाकत तो खैर शुरू में ही आते हैं और उन्होंने शॉटें खेल के अपनी विकटें गंवाई थी। बट मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मुझे लगता है 1 ओवर काफ़ी था। अगर आप देखें तो इफ्तिखार का 1 ओवर चलें ट्राई आउट किया जा सकता था। दूसरा मैं भी यही सोच रहा था कि शायद फाइनल में आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, लेकिन बहरहाल अब वहाँ जो कप्तान कोचेस मौजूद हैं, पिच को फिर तो पूरा टूर्नामेंट जिस अंदाज से वो खेले, मेरे ख्याल में हमसे बहुत बेहतर पोजीशन में ही होंगे। वरना मेरा यहाँ बैठे तो पहला ख्याल यही था कि बैटिंग पहले क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपके बैटिंग फॉर्म में भी है, 200 रन अगर आप बनाते हैं तो अगली टीम पे प्रेशर आता है। बट इवेंचुअली मुझे लगता है शायद इसी तरह ही लिखा हुआ था कि इस बार जीते। सबसे बड़ा प्लेयर बाबर आजम, लेकिन जब भी चेस किया बाबर ने इस पूरे टूर्नामेंट में, देख लो 2-3 मैचेस के अलावा, पहला मुकाबला जो हैदराबाद से किया था उसमें चेस किया 200 प्लस, उसके बाद 1-2 मुकाबले हुए 125, 130, 150, तो कम अगर टारगेट मिले तो बाबर खेल जाता है। बाबर कल भी यही हुआ कि चेस करना, लेकिन प्रेशर नहीं था। चले मेरे ख्याल में 214 वाला वो मैच भी आपको याद होगा, मुल्तान सुल्तान वाला जो पहला मैच था, उसमें भी चेस किए थे, लेकिन जिस बंदे ने 588 रन किए हैं, और फिर मैंडिस की बात करें, अनफॉर्चुनेट ये है कि फाइनल में दोनों कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। मैं दोनों की बात करूंगा, क्योंकि दोनों स्टैंड आउट परफॉर्मर थे और बाबर मतलब विजिबली वेरी डेवस्टेटेड कि ये मतलब पहली गेंद ही, और मोहम्मद अली को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि अच्छी लाइन लेंथ पर वो बॉलिंग कर रहे थे और उस विकेट का पूरा फ़ायदा उठाया हैदराबाद ने। लेकिन कल शायद अगर हम ये भी बात कर सकते हैं, जो तनवीर और मैं कल एक जगह बात कर रहे थे कि शायद एक सीम ऑप्शन कम दिखाई दिया हैदराबाद के पास, 3 ही फास्ट बॉलर थे ना उनके पास, शायद अगर विकेट सही तरह से रीड करते। लेकिन बहरहाल वो हर चीज़ परफेक्टली नहीं होती। बाबर को कल रन्स करने चाहिए थे, उनका टूर्नामेंट जिस अंदाज से था, कैप्टन हैं और फिर ट्रॉफी भी जीते, तो ये बड़ा फिटिंगली होता। लेकिन बहरहाल चलें, लोग कम से कम ये कहते थे ना जी उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती, तो एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी डे इज नॉट योर बेस्ट डे। कल तो संडे था, और मैं समझता हूँ कि चलें एक चीज मेरे ख्याल में स्टेप बाय स्टेप प्लेयर्स को भी मौका मिलना चाहिए। पहले बात होती थी बाबर कप्तानी अच्छी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपनी टीम को 2021, 22, 23, 24, 25 बाबर कप्तान थे, ट्रॉफी नहीं आई। बाबर 5 साल से कप्तान है ज़ल्मी के, बाबर कप्तान है यार, मतलब कराची में थे 1 साल वो, ठीक है। चले अब
इस लीग के अंदर हमने ऐसा देखा है कि कुछ कप्तान, जैसे शाहीन के अलावा जितने कप्तान हैं, मेरे ख्याल में सबके पास एक आधी दफ़ा ट्रॉफी आई है। उम्मीद करते हैं बाबर के अच्छे दिनों का ये आगाज़ हो। ये ट्रॉफी उनको चाहिए थी, ये ट्रॉफी उनको ज़रूरत थी, उनकी अपने लिए भी। पेशावर ज़ल्मी, मैं समझता हूँ अगर हम सिर्फ टूर्नामेंट की बात कर लें, आज ही 5वां फाइनल ज़ल्मी खेल रहा था, दूसरा उन्होंने ट्रॉफी जीती। अगर वो ये हार जाते तो खुदा ना खास्ता तो ये उनके लिए बहुत सेटबैक होता है कि हम सिर्फ एक ट्रॉफी लेके बैठे हैं। बाबर के जो मीडिया टॉक है जो उन्होंने बाद में की, बड़ी तफसीली, उस पर भी हम बात करेंगे। तनवीर साहब, कोचेस की आपने बात की, मोहम्मद अकरम का मैं जिक्र इससे पहले भी हम कर चुके हैं। इन्होंने जो टीम ऑक्शन में चुनी थी ना, उसका मजाक भी उड़ाया। अजहर महमूद ने आकर कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लोग तो हंस रहे थे, मेरे ही उनसे सवाल था। तो वो ये कोई जादू इन्होंने चलाया है, कम पैसों में इन्होंने अच्छा माल उठा लिया। अच्छा, आप एक सवाल मेरा आपसे। हाँ, विराट कोहली ने कितना अर्सा आईपीएल में कप्तानी की? मुझे नहीं पता, उसकी तो कोई ट्रॉफी नहीं आई उसकी कप्तानी में। नहीं आई। एक जीत गए आखिर में आके, आखिर में जीते, वो भी कप्तान नहीं था 10-12 साल बाद। अच्छा, विराट कोहली का कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर से, जाहिर सी बात है उसने खुद ही मना किया। नहीं, बाबर ने खुद मना किया अपने। मैं कंपैरिजन, आप गलत मेरी बात समझ रहे हैं, मैं कंपैरिजन की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ वो अपनी लीग में कप्तानी करता रहा है, अपनी फ्रेंचाइज से उसकी टीम नहीं जीती, उसने छोड़ दी कप्तानी। ठीक है, बाबर करता रहा। अगर हम इशू बनाना चाहें, बात करना चाहें, तो हम ये भी कह सकते हैं यार वो अपनी लीग का सबसे बड़ा प्लेयर, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर अपनी लीग में कप्तानी करता रहा, वो नहीं जितवा सका, इसका मतलब हल्का कप्तान ऐसा नहीं होता। कुछ कप्तान होते हैं जिनकी, देखें, ये जीतना या ना जीतना ये लक का भी बड़ा अमल दखल होता है। ठीक है, जिस दिन आपकी लक होती है, आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही होती। 2017 में सरफराज के बाद क्या टीम थी, नए लड़के थे, आधी से ज़्यादा नई टीम थी। ठीक है, आधी से ज़्यादा, मैंने केवल आधी से ज़्यादा नई टीम थी, लेकिन वो लेके चला, जीत गए वो। 2009 में क्या टीम थी आपके सामने, कोई सुपरस्टार बड़े बड़े नाम नहीं थे, 2-4 ही थे ना टीम। 2009 की टीम, ठीक है, 99 की टीम, 96 की टीम, बहुत कितनी बड़ी टीम थी, ठीक है ना, 2003 की कितनी बड़ी टीम थी। लेकिन बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि एक तो आपका कोचिंग स्टाफ को पता होता है या वो कॉन्फिडेंस देता है, नहीं यार ये कप्तान इसको कंटिन्यू लेके चलना है, शायद ये जितवा दे, शायद ये जितवा दे। वो उसकी अचीवमेंट पूरी हो गई जो उसने 4 साल 5 साल में, आप जो कह रहे हैं ना, कुछ नहीं किया। एक टाइम आया नहीं जीता, ऐसा नहीं, मैंने उसने रन्स के, तो रन्स की बात नहीं कर रहा, कप्तानी एज अ कैप्टन टीम नहीं जीती। कल उसने वो भी हासिल वसूल हो गया उसका, ठीक है ना। तो उसकी जो इतनी अरसे की जो मेहनत थी या कोचिंग स्टाफ की थी, वो पूरी हो गई। बाकी आपने जो कोचिंग स्टाफ की बात की, मोहम्मद अकरम की बात की, मोहम्मद अकरम और क्या बात की थी आपने, कोचिंग स्टाफ क्या कर रहे थे आप? चलिए, कोचिंग में जो बाबर ने बात की ना, वो सुन लेते हैं पहले। बाबर ने ये कहा था, वो शॉट हम आपको सुनवाएंगे कि कोचेस का रोल उसकी बैटिंग फॉर्म को वापस लाने में कितना था। बाबर ने क्या कहा वो सुनिए, फिर तनवीर की जाने आता हूँ। आप ये बताइए कि जो योर कम बैक है फॉर्म की तरफ, उसमें आपके इस वक्त के कोचिंग स्टाफ में ओटिस गिब्सन और मिसबाउल हक का जो है वो क्या रोल है? देखिए, कोचिंग स्टाफ का मकसद ये होता है कि आपने टीम को चलाना कैसे है, हर कोच का डिफरेंट रोल होता है, बैट्समैन, बॉलर, फील्डिंग, हेड कोच का एक डिफरेंट रोल है। तो वो आपने कैसे उसको अपनी जॉब को जो है वो से प्लेयरों से काम लेना है। हर प्लेयर का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। फिर क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको देखेंगे 25 के 25 डिफरेंट माइंड है। पाकिस्तान की एक डिफरेंट बात है, लेकिन फ्रेंचाइज में ये होता है कि आपके डिफरेंट माइंडसेट है, उसको एक पेज पे कैसे लाना, एक पेज पे कैसे लाना है, डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। अब तनवीर, अब आप बताइए। देखिए, गिब्सन को मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ, पूरा क्रेडिट मैं गिब्सन को देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग स्टाफ का कोई क्रेडिट नहीं था। बाबर आजम की फॉर्म वापस आने में, बाबर आजम का कॉन्फिडेंस वापस आने में, ठीक है, आज अगर बाबर आजम ने ट्रॉफी जीती या बाबर ने इतने रन्स किए हैं, तो मैं ज़्यादा जो अमल दखल वो मैं क्रेडिट जो है वो गिब्सन को देता हूँ, क्योंकि उसने क्लियर आके शुरू में बोला कि मैं आपको पुराना बाबर आजम देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप जैसे खेलें, जो मर्जी जैसे खेलें, आपको पता है, आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली है, आपको पता है मैंने सर्किल में कैसे खेलना है, बाद में कैसे खेलना है, कब स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, कब नहीं बढ़ाना है, ये आपके अपने ऊपर है। ठीक है, टीम जो है वो आपकी मर्ज़ी की है, ठीक है, आप जो टीम खिलाना चाहें। देखिए, मैं आपको याद होगा, मैं इधर बैठ के कितनी दफ़ा बोल चुका था कि दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर, उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। वो उसकी जब डिसरिस्पेक्ट हो रही है, उसको बहुत बुरी लगती है चीज़ें। उसने आते ही क्या सोचा, ठीक है, गिब्सन ने आते ही क्या बोला कि यार ये मेरा मेन बंदा है, इसको मैं उठाना है मैंने किसी तरीके से। आपके ख्याल में गिब्सन उसने उठाया उसको? पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच हो तो बेहतर होगा। मेरे बस में हो तो मैं तो बना दूं उसको, सिर्फ बाबर आजम की वजह से नहीं,
सिर्फ बाबर की नहीं, उसकी सोच की वजह से, उसकी सोच का मुझे आइडिया हो गया, क्योंकि माइक एसन की तो सोच ही कोई नहीं है ना, उसने तो आते ही सबको तितर बितर कर दिया, स्ट्राइक रेट ये वो ट्रॉफी तो इस्लामाबाद के लिए वो भी जीते नहीं, माइक एसन भी तो जीतने के बाद लाए थे ना, क्या सोच नजर आई सबको। मैं यही कह रहा हूँ कि जीतने वाले को लाएंगे तो नहीं, ये पुरानी कहानी दोहराएंगे। नहीं, ये तरीकेकार गलत है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ गिब्सन को आप पाकिस्तान टीम में मतलब कहीं पर आप फॉरेन कोच के हक में होते हैं, कहीं पे नहीं होते। मैं देखिए बात सुने, मैं आपने मेरी कभी बात ही नहीं सुनी, मैंने कभी भी नहीं, कैसी बात कर, आप मेरी 10 दफा स्टेटमेंट उठा के देख ले, मैं कभी भी फॉरेन कोच के हक में हूं ही नहीं। हाँ तो ये फॉरेन है, ये बाहर फॉरेन कोच के हक में मैं नहीं हूं कभी भी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपने फॉरेन कोचेस लाने हैं तो कोई तरीके का लेके आओ, अगर आपने रखने हैं तो अपने लोकल कोच रखो। अच्छा फिर मुझे लोग कहते हैं, शायद हो सकता है आप भी सवाल कर दें, यार लोकल कोच कौन, तो मिसबा को रख लें, सुन तो लें, अगर महमूद को रख लें भाई, सुन तो लें। मैं ये कहता हूं कि यार लोकल कोच, फिर आपके पास यूनुस खान से बेहतर तो कोई लोकल कोच नहीं है आपके पास। फिर आप हम बात करेंगे तो बोलेंगे यार एटीट्यूड का मसला, फलाना मसला, वो यूनुस खान टिकता नहीं, यूनुस खान ये नहीं, यूनुस खान एक्सपीरियंस नहीं है। सुन, हाँ तो फिर सरफराज के पास क्या एक्सपीरियंस है? सरफराज एक अलग कहानी है। क्या मतलब सरफराज की कहानी हम अलग से डिस्कस करेंगे, टेस्ट मैच कहानी क्या, यूनुस के पास एक्सपीरियंस क्या नहीं, आपने जो मुझे अभी बोला ना, यूनुस के पास कोचिंग का एक्सपीरियंस, सरफराज के पास क्या, अफगानिस्तान के साथ कोचिंग की है, सॉरी एक्सपीरियंस है उसके पास। आई टेक माय, तो सरफराज के पास क्या, बिल्कुल है, सरफराज के पास क्या, सरफराज के पास नहीं है, फिर यूनुस भाई के मुकाबले में नहीं है। अफगानिस्तान के साथ बैटिंग कोच, तो अगर आपने इस तरह लेके आना तो फिर आप यूनुस खान को लेके आ जाएं, ठीक है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, आप सबसे पहले लोकल कोच की तरफ देखें, और लोकल कोच भी ऐसा देखें जो वाकई एक जेन्युइन बंदा हो, मेरिट का बंदा हो, वो चीज़ें लेके चलने वाला हो। वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आता। अगर यूनुस खान जैसे बंदे को हम लाने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं यार ये बंदा टिकता नहीं है। तो जो सीधे काम करने वाला वो फिर वो तो फिर ऐसे ही होगा ना भाई, अपनी मर्जी से चीज़ों को चलाएगा, वो फिर आपको कुछ और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप कोचिंग की जो बात करें तो उससे पहले आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, जो ऑक्शन वाला था, और फिर सारी चीज़ उसमें मैं ज़रूर याद कराऊंगा। और PSL में या किसी भी लीग में आप स्टार्ट करते हो अपना सीजन से 3 महीने पहले, जब आप अपनी प्री ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हो। पेशावर ज़ल्मी के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, चूँकि इनकी टीम में लास्ट ईयर कुछ ऐसे प्लेयर थे जो सारे पोटेंशियल स्टार बन गए। मार्स भी थे, साइम भी थे, दे हैव सम अदर गुड ऑप्शन एज वेल। बट पेशावर ज़ल्मी या मोहम्मद अकरम, चूँकि उस वक्त गिब्सन कोच नहीं थे, इसलिए मैं मोहम्मद अकरम को यहाँ क्रेडिट थोड़ा ज़्यादा दूंगा, चूँकि ऑक्शन में भी वही बैठे थे। साथ है वो आदमी। हाँ नहीं, वो ऑक्शन में भी गिब्सन नहीं थे, गिब्सन बाद में आए। अगर आप देखें तो अली रज़ा को रिटेन किया, सुफियान मुकीम को रिटेन किया, अब्दुल समद को रिटेन किया, सिंपली उसकी पोटेंशियल के ऊपर, बड़ी उम्दा, और बाबर आजम को रिटेन किया। हालांकि बड़ा मुश्किल फैसला था। आई एम श्योर कि ज़ल्मी के फैंस भी, आपको याद है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे यार साइम और बाबर में से किसको छोड़ेंगे, दोनों ही परफॉर्म कर रहे थे। महमूद ने खुद जवाब में कहा कि हमें तो अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल कर लिया जी, हमें तो लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे। देखिए, एक तो ये रिटेंशन बहुत ठीक थी अपने बजट के लिहाज से भी। मैं ये फिर बोलना चाहूँगा कि अब ऑक्शन में सारा खेल यहाँ से है। आपके लिए बहुत आसान है कि आप एक प्लेयर के पीछे 12 करोड़ लगा दें, 14 करोड़ लगा दें, 8 करोड़ लगा दें। पेशावर ज़ल्मी की टीम में बाबर आजम 7 करोड़ पर रिटेन हुए, उसके अलावा कोई प्लेयर 4-5 करोड़ से ऊपर का था ही नहीं, 1-2 के अलावा। मतलब जो बड़े नाम है, शायद उसमें मुझे अब याद नहीं कि हार्डी कितने में आए थे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने स्ट्रैटेजी, मुझे अच्छी तरह याद है जब ऑक्शन हो रहा था आसिफ साहब, तो ऑक्शन के मिडल में एक ट्वीट आया, भाई पेशावर ज़ल्मी पैसे कहाँ लेके जाएगा। फिर विंस, ब्रेसवेल और हार्डी की एंट्री हुई थी, और उस वक्त भी लोग कह रहे थे ये क्या बॉलिंग अटैक है। लेकिन आई थिंक ये बहुत दाद देना पड़ेगी कि लास्ट ईयर भी पोटेंशियल स्टार पेशावर ज़ल्मी के जो पास थे, उनमें से कुछ लड़कों ने परफॉर्म किया था, वो दूसरी टीमों में और यहाँ तक कि पाकिस्तान तक भी जा रहे हैं। मास भी उनमें शामिल है। उसके अंदर आपके पास साइम अयूब की एक री इमर्जेंस बाबर के साथ ज़्यादा ओपनिंग पेयर हुई, उससे पहले वो फेड आउट हो गए थे। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ PSL की सक्सेस को फाइनल के दिन से याद कर रहे हो, ज़रूर हमें याद करना चाहिए कि ऑक्शन पे, रिटेंशन पे आपके डिसीजन मेकिंग बल्कि रियली काउंट्स। मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा। ब्रेक ले रहे हैं क्या? हाँ ब्रेक ले रहा हूँ। मैं इसको एक स्टेप एक आगे लेके जाऊंगा। 2016 में हसन अली, जिसको कोई नहीं जानता था, हसन अली इमर्जिंग स्टार था और बना। उसके बाद साइम अयूब आए और यहाँ से वो कौमी टीम में गए और उन्होंने परफॉर्म किया। आजकल उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत शानदार ऑक्शन के वक्त उन्होंने किया। इतनी शानदार टीम पिक की कि 2 लड़के तो खेले ही नहीं। खालिद उस्मान जो कप्तान हैं फर्स्ट क्लास टीम के वापडा के, उसके अलावा शाहनवाज दानी, ये तो खेले ही नहीं। खुर्रम शहजाद 1-2 मुकाबले खेले। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। इस पर बात को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा एक ब्रेक के बाद।
सिली पॉइंट आप देख रहे हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी, हमारी टीम पेशावर ज़ल्मी मुकाबला जीत गई। PSL का 2026 में जो 11वां एडिशन हुआ, नए दौर का आगाज़ है। तो नया चैम्पियन तो नहीं बना, इससे पहले भी पेशावर ज़ल्मी चैम्पियन रही है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनसे सवाल हुआ कि T20 फॉर्मेट आप छोड़ रहे हैं कि नहीं। उन्होंने जवाब क्या दिया, ये सुनिए। फ्री हैंड मुझे हर बार ही मिला है, ऐसा नहीं है कि कभी फ्री हैंड नहीं मिला। उसमें ये था कि ओटस ने सब कोचेज ने कहा था कि आप जाके अपना गेम खेलो, एंजॉय करो, आप सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस रखो। जो आपकी बैटिंग है या जो आप जिस तरह खेलते हो, आपको पता है आपने पहले भी इतने रन किए हैं, वो आपको पता, हमने नहीं किए। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि किस तरह खेलना है, आपको पता है कि किस तरह अंदर जाके खेलना है, किस कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, उस तरह से आपने अपना गेम प्लान बनाना है। तो वो मैंने एग्जीक्यूट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने परफॉर्मेंस कराया। क्या आप बदस्तूर तीनों फॉर्मेट खेलूंगा, बेफिक्र रहें, तीनों की तरफ है, टेंशन ना लें आप, जो आप पूछना चाह रहे हैं। नहीं, जिस तरह आपने, सॉरी मैं आपका जो सवाल, जी एक मिनट, जो आपने सवाल किया, बिल्कुल देखें, ये प्लेयर ने नहीं डिसाइड करना, प्लेयर का काम है खेलना। मेरे ख्याल से हर प्लेयर को हर क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ वाइट बॉल पे या T20 पे फोकस करना चाहिए, उसको हर क्रिकेट खेलनी चाहिए। रेड बॉल से आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, आपको बारी लेने का, आप में पेशेंस आता है, आपको लंबी लंबी बारियाँ, लंबे रन्स करने का जो है वो आपको एक्सपीरियंस आता है। जब आप 4 डे खेलते हैं या कोई भी डोमेस्टिक की क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए और वो आपको हर फॉर्मेट में हेल्प करता है। आपको T20 में हेल्प करता है, वनडे में हेल्प करता है, टेस्ट जब आप खेलते हैं तो उसमें जो आपका जो पेशेंस है, जो आपका जो माइंड सेट है, जो आपको लंबी बारी लेने का आर्ट आता है, वो आपको वाइट बॉल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। वाइट बॉल ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। रेड बॉल क्रिकेट तो ये खेलते हैं, टेस्ट मैच के तो पाकिस्तान के रुकन है, 6000 से ज़्यादा रन हैं, लेकिन ये रेड बॉल डोमेस्टिक नहीं खेलते। मुझे पता था आपने यही बात करनी। नहीं, ये मैं नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं, कोई और भी नहीं खेलता, शाहीन भी नहीं खेलता, कोई और भी नहीं खेलता, हारिस भी बहुत कम खेलता है, शादाब ने पिछले सीज़न खेला थोड़ा सा, तो खेलता कोई भी नहीं है रेड बॉल। देखो, नहीं खेलेगा कोई भी, नुकसान है उसका अपना। जितना आप ज़्यादा खेलोगे आपकी बैटिंग उतनी इम्प्रूव होगी, उतना निखार आएगा। बेशक आप छोटे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, आप जितना ज़्यादा खेलते रहेंगे, आप में देखिए, आप क्रिकेट छोड़ भी देंगे या छोड़ने का टाइम भी होगा, उस टाइम तक भी आप चीज़ों को सीखते हैं। रोज़ नई नई चीज़ें आपके जहन में आती रहती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ठीक है, बहुत प्लेयर हैं हमारे टाइम पे भी, पुराने प्लेयर इतने थे, जब भी फ्री होते थे जाते थे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस खेलने का मकसद क्या होता है? जब आप पाकिस्तान टीम से आपका गैप आ जाता है ना, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, वो आप टच में रहते हैं, आप उस सर्किल के अंदर रहते हैं, आप फील कर रहे होते हैं ग्राउंड को, बॉल को, बैटिंग कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो वो कहते हैं ना कि हर टाइम के बाद जो आपकी कुछ चीज़ें ख़राब होने लग जाती है, हेड गिरने लग जाता है, बल्ला बाहर से आने लग जाता है, पैर सही नहीं चलते, अगर आप बहुत ज़्यादा गैप ले लें, अगर आप बैठने लग जाएं, क्रिकेट की तरफ आपका फोकस ना हो, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए फिर आप ये खेलते हैं कि ये चीज़ें ख़राब ना हो। बॉलर अगर बॉल कर रहा है, वो रिदम में रहेगा, उसका रनअप बैलेंस अच्छा रहेगा, उसी तरह बॉल करता रहेगा, ठीक है ना, उसका फॉलो थ्रू, उसका गैदर, हर चीज़, अलाइनमेंट, हर चीज़। बेसिकली रेस्ट ना लेने का मकसद ही होता है कि जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं, आपकी बैट्समैन और बॉलर की जो अलाइनमेंट होती है ना पूरी बॉडी की, वो रहती है, वो ख़राब नहीं होती है। बैठ के अब टीवी पे बैठ गए या कहीं बैठ गए, नहीं अपनी उस पर कर रहे, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब आप अपने इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, वहाँ पर आप कभी पकड़े जाते हैं किसी चीज के ऊपर, या आपके शॉट्स नहीं हो रहे, तो फिर आप वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे जाके उन चीजों पे फोकस करते हैं। चले आपसे पहले पूछ लेता हूं, इसने ये कहा कि ओटिस गिब्सन ने जो भी उनको बताया, मिसबा का भी ये जिक्र कर चुके हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब बाबर ओपन करे तो परफॉर्म करेगा, या अगर 4 नंबर पे जो खेलता है आजकल
वहाँ परफॉर्म करेगा, क्योंकि 17वें ओवर में इसने छक्का मारा है भाई। तो बाबर कैन प्ले इन एनी सिचुएशन, ये तो उसने PSL में दिखा दिया। तो आपका क्या मौक़िफ़ है कि किस पोजीशन पे बाबर आजम ठीक है? देखिए, पहले भी इसी हमारे शो में बात हुई थी और मैंने तब भी कहा था कि आपको अपने सारे रिसोर्सेज देखकर फैसले करने हैं। क्या आपके पास बहुत अच्छे मिडल ऑर्डर के या ओपनर ऐसे हैं जो बाबर से बेहतर खेल सकते हैं? हमने एशिया कप में भी खिला कर देख लिया, बाबर के बगैर टीम भी गई। हमने इसके साथ साथ वनडे के अंदर भी एक चीज़ देखी है। इस वक्त मेरी राय में बाबर आजम की टॉप 3 में ही नज़र आते हैं मुझे, इसके अलावा नहीं। उसकी वजह यह है कि नंबर 4 या 5 पे वो इतने इफेक्टिव नहीं हैं। उनके सारे रिकॉर्ड्स अभी उन्होंने फिर PSL में साबित कर दिया। उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 सेंचुरियाँ बतौर ओपनर हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरियाँ नहीं बनाई। सो उनकी प्योर इफेक्टिवनेस इस वक्त अपने बतौर ओपनर ही है। लेकिन हमें अब उनके अराउंड फाइनली कोई टीम बिल्ड करें। जैसे फ़खर और फरहान हमारे पास मौजूद हैं, तो आपका टॉप 3 प्रीटी मच सॉर्टेड आउट। अल्लाह करे साइम अयूब के फॉर्म वापस आए, उसके अंदर भी पोटेंशियल है। देखिए, मैं अगेन ये कहूँगा, चाहे बाबर हो, शाहीन हो या माज हो या अभी साइम अयूब की बात करें, किसी का परफॉर्म करके आउट ऑफ फॉर्म होना हमारे कभी मफाद में नहीं होगा। प्लेयर रोज़ रोज़ नहीं बनते भाई, आपको प्लेयर्स के ऊपर काम करना पड़ता है। अगर साइम अयूब की इतनी लॉन्ग, बिल्कुल बाबर जैसे फेज से गुजर रहे हैं ना वो, कल भी उनका 50 कोई बहुत डोमिनेंट 50 नहीं था, हालांकि 2 रन आउट भी हो गए। चले, उन्होंने अपनी कोशिश की, अपनी टीम को इतने रन्स करवा दिए फिर भी फाइनल में कि उनकी टीम ने फाइट कर ली। हू नोस कि अगर 4 विकेटें गिरने के बाद कोई एक आध विकेट और गिरती तो क्या हो सकता था। लेकिन कोई तो उनके साथ भी काम करे ना। मेरे ख्याल में आप PSL की चीज़ों को ज़रूर पसंद करें, लेकिन उसके अराउंड जो स्ट्रैटेजी है ना, वो सबके लिए, बाकी सबके लिए वही होनी चाहिए। यानी अगर ओटिस गिब्सन ने या मिसबा ने बाबर की मदद की है, तो कोई साइम की भी मदद करने के लिए मौजूद होना चाहिए हमारे सिस्टम में। तो गिलिस्पी है ना, गिलिस्पी है, ग्रैंट ब्रैडबर्न है। लेकिन फिर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ भी आ रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे प्लेयर कुछ अरसे से, उस्मान की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में वो नहीं है। ही इज़ द किंग ऑफ द PSL, सीरियसली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बड़े नंबर्स हैं। बट क्या हो जाता है जब वो वहाँ जाता है। दूसरा, हमारे सिलेक्टर के फैसले। आपके पास एक ऐसे प्लेयर्स जो ओपन कर रहा है, उसको आप 4 पे ला रहे हो। सलमान अली आगा आपका एक पॉलिश, सिलेक्टर का फैसला नहीं है ये। हाँ नहीं, सिलेक्ट मतलब टीम के कोच का फैसला है। सिलेक्टर भी शामिल है ना इसके अंदर। अगर आप देखें, मैं बताता हूँ ना आपको उसकी वजह क्या है। कमेटी में सिलेक्टर थोड़ी मैं बताता हूँ, कि चौथे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ जो हमारे मेरा पॉइंट, आप फिर उसके बाद तनवीर के पास आ जाएं। हमारे जो इस वक्त गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं, कितनी दफा वो ये बात कर चुके हैं ओपनली कि उसने कभी कैसे करना है। नहीं, बहुत दफा का है बैटिंग कि आप इवन आपको याद होगा जब मोहम्मद हफीज थे नंबर 3 पे ही आ गए थे, ये डब डायरेक्टर थे जब हमारी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी थी। उसके बाद फिर आकिब जावेद हेड कोच थे। सर आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं इंटरम चले, चैंपियंस ट्रॉफी में सब कुछ तो वही थे ना। उन्होंने बाबर को 3 से ओपन करा दिया। देखिए, जिसकी जो पोजीशन है आप उसको उसी पे खिलाते हैं। और जो आपका सबसे सेट बैट्समैन होता है आसिफ भाई, मेरी ये राय है, चाहे वो माजी के बड़े सुपरस्टार किसी भी टीम में खेलते हो या पाकिस्तान टीम में, यार आपका कोई एक सेट बैट्समैन अगर कंसिस्टेंट है ना, आप उसको नहीं छेड़ते हैं, आप उसके अराउंड टीम बनाने की कोशिश करते हैं। वरना वही होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी हमारे साथ हुआ, वही होगा जो एशिया कप में बाबर के बगैर हुआ, और वही होगा जो अभी हमने वर्ल्ड कप में झेला। ठीक है, आप नंबर के बगैर खिलाएंगे तो। देखिए, इससे पहले आपने एक बात की थी कि बाबर आजम ने 17वें ओवर में छक्का मारा। हाँ, मैं देखा। देखिए, बाबर आजम 17वें क्या, बाबर आजम 20वें ओवर में भी छक्का मार सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये वो प्लेयर नहीं है कि जाते ही छक्का मारेगा। ये वो प्लेयर हैं, चाहे कुसाल मेंडिस जिस तरह उसने रन्स किए, ये बाबर आजम हो गए, ये वो प्लेयर हैं, ये ऊपर खेलेंगे, ऊपर के नंबर्स पे जाएंगे, अपने आप को मेरिट पे खेलेंगे, जिधर बॉल जाएगा वहाँ पे खेलेंगे, सीधे बल्ले से खेलेंगे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलेंगे। ये वो प्लेयर हैं, सिंगल डबल्स लेके इस तरह की पूरी एक बैटिंग करके अपने आप को सेट करके उसके बाद जाके जब मारने का टाइम होता है उस वक्त ये क्रॉस भी मारेंगे, सीधा भी मारेंगे, बाबर आजम का खेलेंगे, सब जगह खेलेंगे। हाँ, इस PSL में रिकॉर्ड ये है कि पहले 50 करता है थोड़े से स्लो, मतलब स्लो नहीं सही है, उसके बाद दूसरा जो रन्स करता है ना, वो सेंचुरी उसने, देखिए उसकी वजह है ना, तो वो तेज करता है, उसकी वजह है ना, तो वो कर सकता है। नंबर्स का उसको ना जोड़ो नंबर से कि वो नंबर पे खेलता है। नहीं, देखें यही तो हमारे लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती थी जब वो पाकिस्तान टीम में खेलता था। भाई पाकिस्तान टीम में भी इसी तरह ही खेलता था।
ऐसा नहीं था पाकिस्तान टीम में जो स्ट्राइक रेट की बात होती थी उस तरीके से बैटिंग करता है, ऐसा नहीं करता था। वो इसी तरह ही खेलता था, वो और रिजवान दोनों इसी तरह ही खेलते थे। सेंसिबल रिजवान शायद फिर भी उससे थोड़ा तेज खेल लेता था, वो इसी तरह ही खेलता था। वो सेट होने के बाद जाके वो तेज खेलने की कोशिश करता था, ठीक है ना। लेकिन उस दौरान जो मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स थे जो अभी पेशावर ज़ल्मी में हमें नजर आ रहे हैं, हार्डी ने जिस तरह किया, समद ने जिस तरह किया, ब्रेसवेल ने जिस तरह किया, बाबर और कुसाल मेंडिस के बाद, इस तरह बाबर रिजवान के बाद पाकिस्तान टीम में हमें कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता था कि यार इनको सपोर्ट के लिए। अब होता क्या था, इनके सपोर्ट के लिए कोई प्लेयर्स नहीं रेडी किए जाते थे। वो कहते थे ये दोनों अपने लिए खेलते हैं, ठीक है। और आप हमेशा याद रखें, बड़े से बड़ा प्लेयर, अभी मेरे जहन में आ नहीं रहा, मैंने किसी प्लेयर का क्लिप भी सुना था, उसने ये बोला कि आप कभी भी कोई भी अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर कभी भी जो वो नहीं, हाँ बिल्कुल, ये माजिद खान साहब का एक क्लिप मेरे पास आया था, सुन लें। उन्होंने हनीफ मोहम्मद साहब के बारे में क्या बात की, आपने वो क्लिप सुना ना। उन्होंने बोला हनीफ मोहम्मद साहब जब खेलते थे वो अपने शोल्डर पे लेके खेलते थे, उस वक्त कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। अगर उस टाइम उनके साथ कोई और प्लेयर होता तो आज हनीफ मोहम्मद साहब उससे भी बड़ा प्लेयर होता, ठीक है। जितना बड़ा वो प्लेयर थे उनसे भी वो बड़े प्लेयर होते। ये क्लिप मैंने भी सुना, आपने भी, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये कहते हैं दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर है, उसके अराउंड जब कोई प्लेयर होता है ना तो उसकी सपोर्ट भी होती है, वो रिलैक्स होता है कि यार मैं आउट हो भी गया तो मेरे आगे पीछे भी बहुत है। मसला ये हुआ कि बाबर जब से पाकिस्तान टीम के अंदर आया, उसके साथ कोई ऐसा प्लेयर नहीं था कि बाबर इतने रन्स कर रहा है, उसके साथ कोई नहीं कि यार ऊपर से मार के इसको रिलैक्स कर दे, अगर ये लेके चल रहा है तो नीचे खेलने वाला हो, इसकी इनिंग बिल्ड हो गई उसको सपोर्ट के चले। तो पाकिस्तान टीम में ऐसा कोई नहीं था। इनकी वजह से हमने जो टीम जो है वो पूरी जो है वो खराब कर दी। सही है। अब थोड़ा सा हैदराबाद की तरफ आते हैं। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस हैदराबाद ने दी, पहली मरतबा PSL में शामिल हुई और फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। शुरू में कुछ परफॉर्मेंस ऐसी थी, 4 मैचेस हार गए, फिर उसके बाद भी इनकंसिस्टेंट रही। मोहम्मद अली आउटस्टैंडिंग, हन्नान बहुत अच्छे, बैटिंग में उनके मैक्सवेल या और प्लेयर्स, उस्मान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन हैदराबाद की टीम में कुछ कमी तो थी कि वो कहीं वो मतलब गिर जाते हैं, इनकंसिस्टेंसी थी। उसकी वजह यह कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे उस्मान की, और फिर अगर हम बात करते हैं जैसे कि एक मैच में 240, अभी 240 आप करके अगली टीम को 140 पे ऑल आउट, बहुत कम ऐसा होता है, शायद 100 में से कोई एक मैच, उनको क्रेडिट जरूर जाता है, लेकिन इट शोज कि आपको इस लेवल तक आना तो पड़ा ना, एक बहुत आपको एक आउटस्टैंडिंग मैच खेलना पड़ा, तो कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें, थोड़ा जूम आउट करके देखें, तो उनकी पहले सीजन में फाइनल तक रसाई, जैसे भी वो पहुंचे, इट इज़ अचीवमेंट। फिर उन्होंने, आप डोंट फॉरगेट कि जिस तरह एलिमिनेटर 1 जीता, एलिमिनेटर 2 जीता, दैट वाज डोमिनेंस। एंड अबव ऑल, कल पेशावर में अगर स्क्रीन लगी हुई थी तो हैदराबाद के अंदर भी लोग स्क्रीन लगाकर मैच को एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक ये सबसे बड़ा गेन अगर आपको मुझसे पूछेगा ना इस सीजन का, वो हैदराबाद का फाइनल में पहुंच रहा, किस लिहाज से इंटीरियर सिंध पूरा लिंक्ड हो गया आपका। ये वो मतलब सिंध कराची के अलावा जी, वो जो आपके मीरपुर खास हैं, सखर हैं, कल मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, बहुत सारे सोशल मीडिया पे, दे वर सो प्राउड ऑफ देयर टीम। मुझे इतनी एफिलिएशन कभी उनकी नजर नहीं आई थी। देखिए फर्क पड़ता है, अगर आप बात करें कि जिन 8 शहरों की टीमें मौजूद हैं उनका जोश ही और है ना, लेकिन जिन शहरों की टीम, अनफॉर्चुनेटली हर शहर की टीम तो नहीं हो सकती, तो दुनिया भर में होता है, तो आपकी वो एफिलिएशन जरा कम होती है। ये जो इंस्पायर्ड किया है ना हैदराबाद ने इस पूरे रीजन को, दिस इज द बिगेस्ट गेन ऑफ द PSL। अच्छा, इसमें वो बेहतरी ला सकते हैं और आगे चल के कि अपने कुछ टैलेंट हंट करें। अब उनको करना ये चाहिए, माय लास्ट पॉइंट, कि वो अब अपनी जिम्मेदारी वो पूरी करें, जैसे लाहौर ने और पेशावर ने की है कि वो अपने सूबे में मुख्तलिफ शहरों में गए हैं। सिंध में तो बहुत ज़रूरत है कि आप अपने कुछ स्टार्स भी लेकर जाएं और वहां जाकर टैलेंट हंट करें, वहां से लड़कों को इंस्पायर्ड करें और आहिस्ता आहिस्ता लाना शुरू करें। कराची किंग्स ने किया था, एक आध दफा किया, मुझे याद है राशिद लतीफ साहब एक पूरी वो वैन लेके गए थे, उसमें कुछ लड़के निकले भी, बट कितने शाहनवाज धानी, PTV ने लाइव किया था, एग्जैक्टली, कितने बहुत अच्छी बात है। वो आमिर बरोही साहब, वो उसमें गैप आ गया ना थोड़ा सा। भाई हैदराबाद का हेड कोच था, हैदराबाद का हेड कोच, फाइनल खेले थे हम, फाइनल। तो मैं ये कहता हूँ यार, मीरपुर खास, टंडो आदम, नाज़िमाबाद पे हुआ था। अच्छा, आपके जो ये जो सिंध के छोटे शहर है ना, जो लाइव टेलीकास्ट और हैं, मतलब हैदराबाद के अलावा सखर है, टंडो आदम है, मीरपुर खास है, इन सबको हैदराबाद अब अपने फोल्ड में ले, टूर्नामेंट का नाम एक ऑर्गेनाइज तरीके से करे उसको। देखें हैदराबाद के तो हसनैन हैं, शर्जील हैं, और भी लड़के हैं, लेकिन आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा, कराची, पेशावर के लिहाज से इन इंटीरियर से इतना
हमें एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है। टैलेंट है, उसको पहुंचे हैं उसको तरफ। दानी लाड़काना से आया, सांगड़ से काशिफ भट्टी है। तादाद कम है ना आसिफ भाई, तादाद कम है ना, इसको बढ़ाएं और ये जाएं खुद उधर। एक नया स्टेडियम अब बनना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से जो है वो लाहौर कलंदर हो गई या पेशावर ज़ल्मी होगी, वो रेगुलर बेसिस पे जो चलता है ना, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे चल रहा होता है ना, तो इस तरह और फ्रेंचाइज नहीं करती हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हैं। ठीक है, हमें याद है कि शुरू में कुछ फ्रेंचाइजीज ने, जिस तरह कराची किंग्स की अगर हम बात करें, शुरू के 1-2 साल में बड़ा सेलिब्रेशन, ये वो कोयटा ने, हाँ ठीक है, उसके बाद ब्रेक लग गई सबकी। लेकिन लाहौर की अगर बात करें या पेशावर की बात करें, इवन इस्लामाबाद भी मुझे करती हुई कहीं नजर नहीं आती, उनको भी आना चाहिए। ठीक है ना, करेंगे ना, पिंडी आ गई है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर फ्रेंचाइज किसी ने ली है तो उसने अपने शहर से लड़के निकालने हैं अपनी PSL के लिए, अपनी फ्रेंचाइज के लिए। अब अगर आपको फ्रेंचाइज देखें, एक नॉर्मल ट्रायल में और एक फ्रेंचाइज ट्रायल में बड़ा फर्क होता है। मतलब अगर किसी शहर में एक फ्रेंचाइज उसी शहर की ट्रायल करवा रही है और उसी शहर में नॉर्मल ट्रायल हो रहे, जी फलाने ग्राउंड में पहुंच जाओ जी, ट्रायल हो रहे हैं, ठीक है, नहीं जाएगा कोई। लेकिन एक फ्रेंचाइज जब ट्रायल करेगी ना, तो बहुत हाइप है ना, लोग पहुंचेंगे, इससे पहले मीडिया में आ जाएंगे, आपके कोचेस चले जाएंगे। उसमें जब आप जाओगे तो उनको ये पता चलेगा यार ये फ्रेंचाइज के जो अब मैं आपको बताता हूं, कोचेस है ना, वो आएंगे। ब्रेक लेना उसके बाद। और ये सब हमने आंखों से देखा है। 10 साल पहले, 8 साल पहले कराची किंग्स ने ट्रायल्स किए थे, लाहौर करती रहती है, पेशावर ज़ल्मी के तो बहुत शानदार किस्म का नेटवर्क है, कोयटा ने भी थोड़ा सा शुरू किया था। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इंसेंटिव भी दे दिया इनको भाई, $2 लाख का मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया था आज से कोई 4-5 महीने पहले, कि उस फ्रेंचाइज को मिलेगा जिसने थोड़ी सी सर्विस ज़्यादा की है सबसे। तो ये डेवलपमेंट का आपको इंसेंटिव है, मौका है, तो फ्रेंचाइज इसके लिए भी काम कर रही हैं, कर रही होंगी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट, एक मरतबा फिर खुश आमदेद। बात अब करते हैं हैदराबाद की टीम पर। हम बात तो कर रहे हैं लेकिन हम उस रीजन पे चले गए थे जो सिंध का रीजन है, कराची के अलावा जो शहर हैं उन सब में टैलेंट मौजूद है और वहाँ पर सहूलियात भी कुछ सहूलियात हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद भी देखी हैं जाकर, कुछ इलाकों में सहूलियात हैं लेकिन ऐसी नहीं है जैसी कराची में। हैदराबाद की टीम में तनवीर, कल उन्होंने साइम अयूब पे भरोसा किया, क्या वो बेहतर नहीं होता कि शर्जील को एक मौका देते, उसके पास प्रेशर भी कल थोड़ी पूरे टूर्नामेंट में भरोसा किया, कल आखिरी मौका था उनके। जब आपने एक प्लेयर को इतना महंगा लिया है तो फिर आप कैसे उसको बिठाएंगे? आप नहीं बिठाएंगे, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। जहां आप महंगा किसी को लेते हैं आप उस मैचेस खिलाते हैं, शायद चल जाए शायद कुछ हो जाए। शर्जील ने आई थिंक 1 या 2 मैच खेले, उसने एक 50 रन की इनिंग खेली। उसके बाद वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया उसने बोला कि मैं मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान खेल सकता हूँ। 150 पे 2-3 साल बाद नजर ही नहीं आए वो, उसके बाद वो नजर ही नहीं आए, ठीक है, उसके बाद वो नजर ही नहीं आया। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी 50 के बाद के मैं नया बॉल भी खेल सकता हूँ और मैं मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता हूँ, मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा मैं खेल लूँगा। मतलब आप डायरेक्ट पाकिस्तान पे आ गए, पाकिस्तान का मौका मिला तो मैं खेलूँगा। लेकिन ये तो चले हम वैसी मजाक की बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये है सीधी सीधी कि आपको उसको मौका देना चाहिए था। जब एक बंदे ने 50 कर लिया, उसने वेट कम किया, जिसने वेट कम किया वो क्लियर एक पता चलता है। अगर कोई भी 15-20 केजी को देखा है, 10-15 केजी भी वेट कम करेगा ना, वो क्लियर पता चलता है कि एक वेट कम हुआ है। तो वो शर्जील का जो है वो नज़र भी आया। तो मेरे ख्याल में साइम अयूब को, या अगर आप माँ सदाकत की भी बात करते हैं, वो भी एक यंग बच्चा था तो आपने सोचा चलें इसको खिलाते चले जाएं, इस वजह से शायद शर्जील जो है वो उसको मौके नहीं मिल सके। वरना जिस तरह शर्जील ने 50 किया तो उसको मौका मिलना चाहिए था। आपने कहा मैक्सवेल तो मिडिल ऑर्डर खेलता है, जी जी, तो शर्जील तो ओपन के तौर पे हम कहते हैं कि साइम की जगह आ जाए, और फॉरेन प्लेयर है मैक्सवेल इज अ फॉरेन प्लेयर। नहीं, शर्जील ने बोल तो दिया मैं मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान भी खेल। शर्जील के बोलने से क्या होता है? अच्छा, आपने जब बात की ना माज और साइम, तो इनकी आप कह लें कि पूरा टीम अराउंड ही इसके बिल्ड कर रही थी ना जब सीजन अपना शुरू किया। साइम की फॉर्म वो नहीं थी। हाँ बिल्कुल, कोई
अनफॉर्चुनेट रहा, कहीं भाई, इसको नंबर भी एक हनीफ आध दफा मलिक- उसको नीचे किया इन्होंने। हनीफ मलिक उनके हाँ। बैटिंग कोच हैं, जी, जी। साइम के भी परमानेंट कोच हैं। साइम ने उन्हें लंदन बुलाया था तो एक उनसे महीना- पूछे ना कि भाई साइम की फॉर्म क्यों नहीं वापस आई, वजह क्या है? सब कुछ ठीक कर रहा है, हनीफ ने बताया था, हनीफ साहब ने ये बात की। वही तो मैं कह रहा वही हूँ जो कि- बाबर के बारे में कहते हैं कि सब कुछ ठीक कर रहा था रन तो नहीं आ साइम रहे। क्यों नहीं कर रहा? कि अचानक मतलब रन नहीं आ नहीं, रहा है। साइम में फर्क है या साइम- फिर बैटिंग कोच में फर्क है? साइम में फर्क है। बैटिंग कोच में फर्क बैटिंग नहीं है। कोच तो वही है, साइम की मिसबा। ये थोड़ा सा कंसर्न मैं यूं कहूंगा बहुत अच्छे देखें। हनीफ मलिक को ये बस सेव नहीं, कर क्या गए सेव हैं। कर रहा हूँ, हनीफ मलिक के कोच अच्छा है, मैं अच्छा बताता हूँ कोच आपको, साइम का जो डिप इन फॉर्म है ना, ये बहुत अर्ली आ गया। बाबर ने बहुत रन बनाए हैं, 15,000 इंटरनेशनल रन के बाद आपका कोई एक आध 32-34 सेंचुरी के बाद एक आपका लीन पैच आता है, समझ में आता है। उसमें भी उनकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस थी, लेकिन साइम थ्रू आउट स्ट्रगल करते रहे ना। देखो बाबर के डिप Last में- year भी उनका बाबर के PSL में ये डिप था। में हाँ। बाबर के डिप आने में हाँ। सिस्टम का कसूर है कि उसको कभी 3 पे खिला दो, कभी 4 पे खिला दो, कभी ओपनर करा दो। ये साइम के साथ नहीं साइम हुआ। के साथ नहीं हुआ, उनको देखिए, अपॉर्चुनिटी मिली 60 साइम 65 देखिए एक T20 खेल गए वो। एक फर्क देखें यार, साइम ने बाबर आजम जितनी क्रिकेट नहीं नहीं खेली नहीं है। नहीं, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। ठीक है, उसका तो बाबर का तो बहुत टाइम बाद आके बैट पैच आया हाँ, ना। वही फर्क है। 15,000 साइम का रन हो तो गए साइम को तो फौरन आ गया और वो उठ ही नहीं रहा। ये क्यों आया, कैसे आया, ये मैं हनीफ मलिक से पूछूंगा। ये मैं और समझ कल सकता के हूं। प्रोग्राम में जी मैं भाई कोशिश हनीफ करूंगा, मलिक हनीफ- सुन लेना, हनीफ मलिक साहब हनीफ को मलिक को पूछ लाइन लीजिए। के लिए बाद- हनीफ मलिक से हाँ, पूछो। लाइन पे लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो जैसन कह रहा हूं, माइक हैसन ने आके जो माइंड चेंज किया ना यार, ये चलो ठीक लोग है। समझ नहीं रहे भाई, ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। लड़के क्रॉस शॉटे मारने लग गए इस सोच के चक्कर में, स्ट्राइक रेट क्रॉस मारने लग गए सारे। अब आप देखना, साइम अयूब की पहले बैटिंग देखना T20 में, सलमान अली आगा की पहले बैटिंग देखना T20 में, बाबर आजम की पहले बैटिंग देखना। ये सारे जब बैटिंग करने जा रहे ठीक थे, है। सारे सीधे बल्ले से खेलते थे। जब माइक हैसन आया, स्ट्राइक रेट की बात हुई, सारे क्रॉस शॉट मारने लग गए, सब क्रॉस शॉटे मार मार के आउट हो रहे थे। तो उसकी सोच में वो जो सोच लेके आया था, ये हमारे कुछ सिलेक्टर्स जो सोच लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले आकिब जावेद की बात की। भाई आकिब जावेद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बात नहीं की कि यार श्रीलंका हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, बाबर आजम जो है वो सूट करेगा नीचे के नंबर पे। ये इसका मतलब क्या है? हेड कोच हो गया, सिलेक्टर्स हो गया, इन सब मिल के ये बात हुई कि यार बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे। आसिफ भाई इसमें मेरा एक और पॉइंट, अगर आपको याद हो कि साइम की जो गोल्डन पीरियड है ना, कोयटा ग्लेडिएटर्स में ये क्रिस गेल के साथ जिन्होंने ओपन किया था, ये पुरानी बात है, एज इमर्जिंग टैलेंट। फिर ये टीम से बाहर हो गई, इनका पहला जो कहते हैं ना बर्स्ट था PSL में, वो नाकाम हो गया था। फिर ये पेशावर ज़ल्मी में जब वापस आए, डैरन सैमी उस वक्त कोच थे, तो डैरन सैमी ने इनको बाबर के साथ ओपन करवाया, और बाबर इन दोनों की जो ओपनिंग पेयर था, इन्होंने तबाही मचाई उस सीज़न के अंदर। ये बस वेरी अनलकी कि उस साल पेशावर ज़ल्मी जीत नहीं सका। बट एक तो पहले वो लास्ट ईयर के बाद बाबर वाला फैक्टर उनसे PSL में भी निकल गया, दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो बाबर के साथ ओपन नहीं कर रहे। देखें, एक सीजन्ड कंपेनर, एक्सपीरियंस प्लेयर, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कुछ अरसे से, कि बाबर को भी प्रॉब्लम अब था, जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो उसको बताने वाला उसकी टीम में कोई है ही नहीं। कोई जैसे विराट की बात करते हैं तो रोहित होते हैं, सूर्या आ गए, और प्लेयर आ गए, किसी भी टीम की बात दुनिया करो, किसी भी टीम की, श्रीलंका में बात कर लें, आप कोई- इंग्लैंड की बात कर लें। सो हमें ये थोड़ा फैक्टर देखना होगा कि साइम अयूब इंटरनेशनल क्रिकेट में जब नाकाम हुआ चलो तो ठीक उसके है। अराउंड कौन खेल रहा था, चलें, कोई साइम एक्सपीरियंस तो- बैटर नजर नहीं आया मुझे। ये बातें हम करते रहेंगे क्योंकि ये सारे हमारे ही लड़के हैं, हमारे ही बिल्कुल। बच्चे हैं। अब बाबर आजम का वो स्ट्रेचर हो गया है कि वो गाइड करेंगे अब। तो बिल्कुल। एक टीम है, टीम ऑफ द PSL 2026, जिसमें बाबर आजम बतौर गाइड शामिल हुए हैं। गाइड मतलब कप्तान है बाबर, और बिलाशुबा शानदार कप्तानी उन्होंने वर्ल्ड कप इस पूरे PSL में भी की। ये टीम है जनाब, फ़खर जमान इसके अंदर हैं, कुसाल मेंडिस हैं इसके अंदर, शान मसूद हैं, उस्मान खान हैं, शादाब खान हैं, हसान खान हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हुनैन शाह, सुफियान मुकीम, रिचर्ड ग्लीसन, हसन नवाज। आपकी राय इस पर? ये इस तस्वीर को ऐसी रखें, इसमें साहबजादा फरहान का है? साहबजादा फरहान नहीं है। क्यों? मैंने नहीं बनाई नहीं, वैसे कह रहा हूँ, क्यों? मेरा सवाल है ना, साहबजादा फरहान क्यों नहीं है? साहबजादा फरहान को होना चाहिए था आपके ख्याल में? बिल्कुल, ठीक है। साहबजादा फरहान को खुशहाल होना चाहिए मेंडिस था। की जो परफॉर्मेंस है, खुशहाल मेंडिस की परफॉर्मेंस साहबजादा फरहान से कहीं बेहतर है। खुशहाल मेंडिस ने 500 प्लस रन बनाए हैं। देखिए तो मैं या तो नहीं, खुशहाल फखर मेंडिस- आप फखर सुन उनके लें, साथ नहीं, ओपनर है नहीं, ना, सुन तो लें, मेंडिस तो अलग आए हैं, नहीं, फखर को रखा है उन्होंने। वो तो ठीक है, लेकिन फखर आप जमान। नहीं, आप मुझे बताएं ना कि साहबजादा फरहान की अगर परफॉर्मेंस किसकी जगह आता साहबजादा फरहान? नहीं, फखर की जगह? फखर नहीं, ये टीम तो उसी ऑर्डर में बनी है ना, बैटिंग ऑर्डर है। हाँ, किसकी जगह? देखिए मेरे हिसाब से फखर की जगह आता, फखर की जगह आता। ठीक है, आपका पॉइंट। मेरे हिसाब से साहबजादा फरहान Point फखर की, taken उसकी जनाब, वजह है ना, point उसकी वजह मैं taken। बता रहा हूँ। देखिए ये रखिएगा तस्वीर इधर ही, उसकी वजह है।
उसकी वजह ये है क्योंकि देखिए साहबजादा फरहान इस वक्त पाकिस्तान टीम का करंट प्लेयर है, करंट प्लेयर है, और पाकिस्तान टीम की में उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, और दूसरा उसकी पीएसएल में भी परफॉर्मेंसेज हैं, तो फर्स्ट चॉइस वो बनता है। फखर के रन ज्यादा है ना तनवीर? नहीं, रन्स की मैं बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुने, रन्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक बेनिफिट एडवांटेज की बात कर रहा हूं कि उसकी भी पीएसएल में परफॉर्मेंस अच्छी है, साहबजादा फरहान की भी, फखर की भी है, लेकिन साहबजादा फरहान की अच्छा, पाकिस्तान सही टीम कह रहे में हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो आपको साहबजादा फरहान को होना चाहिए था। शान मसूद की जगह आ सकता था शायद। शान मसूद को मिडल ऑर्डर में की वजह से डाल दिया है इन्होंने, ये टीम चौथे नंबर पे खेलेगा। हालांकि शान मसूद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नहीं, तीसरे नंबर पे ना, एक बुनियादी पॉइंट ना सर, ओपनर है ना, फिर ये दो आगे, ठीक है, ओपनर खेलेगा ना। नहीं सर, मैं एक बुनियादी पॉइंट समझ लें, बाबर भी है ना, एक बुनियादी पॉइंट समझ लें, ये जो 11 है ना, हमें ये बैटिंग T20 इंटरनेशनल सर, ये बाबर की अभी तक बैटिंग नंबर्स के लिहाज से बनी हुई है सर। ये समझ लीजिए कि इस टीम का चुनाव बैटिंग नंबर के लिहाज से हुआ है, तो हर नंबर पे जिसने परफॉर्म किया, मुझे इस टीम में साहबजादा फरहान ने कौन से नंबर पे परफॉर्म किया है? ओपनर ही किया है ना, देखिए उसके रन फखर के ज्यादा है ना, अब ये स्टैट बेस हुआ है, लेकिन फखर के होते हुए वो नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता सकता हूँ, चलें इसमें थोड़ा सा आगे भी डिस्कस कर लें, शाहीन भी है इसमें, मेरा एक इनपुट ले लीजिए। देखिए मुझे ऐसे लगता है कि जो हसन खान और शादाब खान है ना, इससे बहुत बेहतर ऑप्शन, देखिए आप दुनिया भर की अरफात मिनास नहीं, आप दुनिया भर की प्लेइंग 11 उठा के देख लें, चाहे वर्ल्ड कप हो, आईसीसी इवेंट हो या कोई लीग हो, विनिंग टीम को प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज वो इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज होती हैं। इस टीम में माइकल ब्रेसवेल अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आता है, उसने 6 विकेट जरूर लिए, लेकिन हार्डी का इम्पैक्ट है, लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे सबसे मतलब हैरानगी है इस पूरी टीम के अंदर, इस टूर्नामेंट में अगर मैं आपसे या पूछूं या कहीं माइक लेके निकल जाऊं कि इस टूर्नामेंट में किस बॉलर ने आपको सबसे ज्यादा आप ये खुश किया? नाहिद राना। किधर है नाहिद राना? एक चीज उसने फाइनल में भी आके रन किया, फाइनल में आके भी सॉरी विकेटें ली, उसने डरा के रखा, 2 विकेटें, ठीक है। ये मुझे नहीं पता, वो सीधा सीधा बनता था, ये मुझे नहीं पता किसने टीम बनाई है, जिसने भी टीम बनाई उसने एक ऑलराउंडर भी नहीं रखा इसके अंदर। नहीं, हसन और शादाब है ना, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हार्डी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, हार्डी तो होना चाहिए था यहाँ पे। शाहीन है ना भाई, शाहीन ऑलराउंडर थोड़ी है भाई, वो आता है ऊपर बैटिंग करने आता है, क्यों नहीं ऑलराउंडर? भाई अगर आप उसको ऑलराउंडर मान रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि वो मानता है यार, वो अपने मुंह से तो नहीं मानता ना भाई, हमने ऑलराउंडर बनाया हुआ ना। शाहीन ऑलराउंडर कहाँ से यार, किसने बोल दिया शाहीन ने ऑलराउंडर हार्डी जैसा होता है जो प्रॉपर ऑलराउंडर है। ने इसको बैटिंग की अलग से प्रैक्टिस कराई है, तो यार वो ठीक है कर रहा है प्रैक्टिस, लेकिन उस तरह की प्रैक्टिस थोड़ी है, ऐसे तो फिर सारे ऑलराउंडर जिस तरीके से कल हार्डी ने 50-60 रन की इनिंग खेली, मैच जीता, इस तरह शाहीन कर सकता है प्रॉपर बॉलर? क्योंकि आप हार्डी और ब्रेसन में से कोई एक बनता था, बैठे हैं बॉलर जिनकी 500 प्लस फर्स्ट क्लास विकेटें हैं, तो ये कल हम शाहीन रऊफ पे बात करेंगे, हारिस रऊफ पे बिल्कुल करेंगे। जिस तरह से क्रंच मैचेस में इन्होंने, चाहे पीएसएल के मैचेस हो चाहे वर्ल्ड कप के मैचेस हो, नहीं, हुनैन शाह की बॉलिंग के बाद तो एक ओवर जो हुनैन शाह ने की, उसकी बॉलिंग के बाद इनको खुद सीख लेना चाहिए कि यार हमें क्या बॉलिंग करनी चाहिए। बॉलिंग बिलउमूम और बिलखुसूस हम फास्ट बॉलिंग की कल बात करेंगे, बिलउमूम हम पूरी अगली इमर्जिंग बच्चे जो आए हैं हमारे, वो उनमें कौन कौन है, ये भी टीम आ चुकी है, ये है इमर्जिंग बच्चे, ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, समीर मिनास, इन सब के लिए खुश होना चाहिए जो कि बच्चे जितने आ जाए अच्छा है। अली रज़ा यहाँ मौजूद है, फरहान यूसुफ मौजूद है, हुनैन शाह का भी इसमें भी नाम डाल दिया, बहुत अच्छा बच्चा है वो। हुनैन जब सीनियर में आ गया था, फिर जूनियर में नहीं होना चाहिए था, जब वो ऑलरेडी एक बंदे ने मास्टर्स कर लिया तो वापस बैचलर्स में क्यों डाल रहे हो? इसमें ये जो है ना, क्या नाम है, साद बेग, इसके साथ आखिरी कुछ मैचेस में इन्होंने जाती की, ये होना चाहिए था, इसको ड्रॉप किया, फिर उसके बाद शामिल हुसैन 2 मैचेस में 50 किए, उसके बाद जो है नंबर नीचे कर दिया, वो क्या कहते हैं उसको, सऊद शकील खुद ओपन खेल रहे हैं, इसको नीचे कर दिया, ठीक है। तो मतलब कल हम डिस्कस करेंगे कि जो जिन टीम्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जैसे पिंडी है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। इसमें एक चीज डिस्कस हो सकती है, इमर्जिंग टीम जो आई है ना ये सामने, इसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं यार, इस टीम के अंदर कौन से टॉप क्लास के बच्चे थे जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें अली रजा एक, ठीक है, जिसमें हुनैन शाह ने इंप्रेसिव बॉलिंग की, ठीक है, नहीं माह सदाकत वैसी परफॉर्म नहीं कर, फरहान यूसुफ बैटिंग प्लस आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, यार क्या फील्डिंग की है इस बच्चे ने, क्या कैचिंग की, ये समीर मिनास, ये 4 जो है शामिल की भी हम बात कर सकते हैं, पहले 2 मैच 50 इस्माइल, ये लड़का स्टेट बैंक का है, बड़ी अच्छा, ये जो 4-5 देखिए, ये जो जितने भी हमें बच्चे नजर आते हैं ना, इन बच्चों में टैलेंट तो हमें नजर आ रहा है,
ठीक है ना, टैलेंट तो नजर आ रहा है इन बच्चों में, जितने भी इन्होंने मैचेस खेले। अब इन सब बच्चों ने खुद अपने टैलेंट को किस तरह लेके जाना ऊपर, क्या इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है, लंबी क्रिकेट खेलनी है, ठीक है, फोकस करना है क्रिकेट पे, ये नहीं करना, ये अब इन बच्चों के ऊपर है। टैलेंट तो इन्होंने सबने दिखा दिया। मोमिन कमर बड़ा अच्छा स्पिनर है, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे सब अच्छे प्लेयर भी अच्छी होगी। ये सारे बच्चे हैं, इनको बच्चों हैं इनको। देखिए मैं बताऊं, ये कह ही नहीं सकते। देखिए उसकी मैं रीजन बताता हूं, क्या वजह। देखिए ये बच्चे बहुत अच्छे, इनमें टैलेंट है, इनमें कुछ कमियां हैं, वो आपने जल्दी से जल्दी ठीक करनी है। इन बच्चों का भी मैं जल्दी ठीक करेंगे आप उतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और बड़े लेवल पे खेलेंगे। ये बच्चों की बात हम कल करेंगे, फास्ट बॉलर्स पे बात हम कल करेंगे, प्लेऑफ्स में जो टीम नहीं पहुंच सकी उसकी क्या वजह, इस पर भी बात करेंगे। गफ्फार आपने कुछ ऐड करना है? छोटी सी बात, बस सिर्फ ये कि मैंने कहा कि आपको इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस पर टीम का इंतखाब करना चाहिए, जो हार्डी और ब्रेसर में से किसी एक को 100% टीम में होना चाहिए। ठीक है, अपनी टीम कल आप बना के लाएं, जरूर अपनी टीम कल आप बना के लाएं। मैं तो कह रहा हूँ सही है। ये ब्रेकिंग न्यूज, ये ब्रेकिंग न्यूज है सर, ब्रेकिंग न्यूज चला दें, तनवीर ने किसी बात पे एग्री कर लिया। मेरी बात सुनो, हम ये टीमें बना बनाएंगे, थक के सुननी किसी ने नहीं है। मेरी सुन लें, ये वो बच्चा है जो क्लास पे सबसे ज्यादा शोर करता है, जब उसे होमवर्क दिया जाए तो कहता है मैं नहीं कर रहा। और ये बच्चा बोलता बहुत है, सुनते कोई भी नहीं है, तो फिर फायदा क्या टीम बनाने का? भाई अपने हिस्से का काम तो करें ना, फायदा क्या? और नहीं भाई ऐसे वरना हम ये ब्रेकिंग न्यूज, नहीं भाई कोई बनाने का फायदा नहीं है, कोई बनाने का फायदा वरना हम ये ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे, पहली मर्तबा तनवीर ने किसी बात से एग्री कर लिया। चले यार, आप लोगों का शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, आप नहीं आपकी कोई बात सुनता, कोई सुनता है? तो बाकी बातें भी आपने बोली, वो तो कोई नहीं सुन रहा। मैं नहीं बनाऊंगा आज, मैं नहीं बनाऊंगा भाई।